नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कर्नाटिक वॉर के बारे में कि कर्नाटिक वॉर क्या थे। बहुत लोगों को तो कंफ्यूजन ये रहता है कि जो कर्नाटिक वॉर हुए क्या कर्नाटका में हुए, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कर्नाटका का जो रीजन है वो ये वाला जो क्षेत्र है अभी, ये कर्नाटका का रीजन था। ठीक है, कर्नाटिक वॉर जो है वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे हुए, जो कि साउथ इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, उसमें हुए, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश मद्रास वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन आता है। ये यहाँ से आप यहाँ तक जो देख पा रहे हैं, इस पोर्शन को कर्नाटिक बोला जाता था। यहाँ पे जितने युद्ध लड़े गए उनको कर्नाटिक वॉर के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड इसका क्या रहा कि क्या जरूरत हुई जो कार्नेटिक उसे क्या बोलते हैं वॉर की तरफ बढ़ा कार्नेटिक क्षेत्र। तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि कार्नेटिक कार्नेटिक का मतलब क्या होता है। कार्नेटिक नेम गिवन बाय यूरोपियंस टू द कोरोमंडल कोस्ट। जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है साउथ इंडिया का, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। इसी को इन्होंने यूरोपियन ने कार्नेटिक के नाम से पुकारा। ठीक है, 1740 में क्या हुआ, निजाम आसफ जाह वन जो थे हैदराबाद के, वो बहुत सारी लड़ाइयों में बिजी थे। मराठाओं के साथ उनकी कलह चल रही थी, तो उन लड़ाइयों में वो थोड़ा बिजी चल रहे थे। इसी टाइम पे जो पुराने निजाम थे, जो पुराने निजाम के जनरल्स एंड सक्सेसर वगैरह थे, वो लोग ये सोच रहे थे कि यार हमें कैसे मिले, हम कैसे राजपाट ले सकें। तो इस वजह जैसे ही जो हमारे निजाम थे उनकी जैसे ही डेथ होती, तो ये सारा कसमकस चलने लगी साउथ की पॉलिटिक्स में, हम ये कह सकते हैं। और हैदराबाद, केवल जो अभी हैदराबाद शहर है उससे हैदराबाद को मत लीजिएगा। हैदराबाद एक रियासत हुआ करती थी, जिसमें आपका कर्नाटका, आंध्रा और महाराष्ट्र तक का कुछ पोर्शन आया करता था, जिसको आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हिंदुस्तान में मिलाया गया पुलिस बल का इस्तेमाल करके, जिसमें 3 लोग थे। जेवीपी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा कारण ये था, 1730 तक आते आते आप देखेंगे कि जो मुगल अंपायर था वो चारों तरफ से कमजोर पड़ चुका था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुगलों की बिल्कुल चलती नहीं थी, लेकिन ये दिल्ली तक सहमत रह गए थे। जो दूसरे एरिया थे वो अलग अलग तरीके से बट गए थे। जैसे इसमें आप मैप में देख पा रहे हैं, पंजाब हो गया, इधर रोहिल्ला हो गए, आपका अवध वाला रीजन हो गया, इधर बिहार बंगाल वाला रीजन हो गया, और इधर निजाम वाला हो गया। हालांकि इन लोगों को पैसा भेजा जाता था। जैसे अवध का नवाब या हैदराबाद का निजाम से अगर ये बोलते थे दिल्ली में बैठे हुए लोग कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो इनको रिवेन्यू कभी कभी दे दिया जाता था, लेकिन लगभग वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से अलग ही अलग चला रहे थे। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हैदराबाद, अवध जो है वो एक तरीके से दिल्ली से बड़ा दिख रहा है, बिहार जो है वो दिल्ली से बड़ा दिख रहा है। तो जितना कर जो बंगाल का नवाब है वो कमा रहा है, उतना दिल्ली का सुल्तान नहीं कमा पा रहा है। तो धीरे धीरे जो नवाब थे ज्यादा अमीर होते गए, सुल्तान और गरीब होते गए। एक तरीके से कहें हम, सुल्तान हिंद जो बादशाह थे उस टाइम के, वो और ज्यादा कमजोर होते गए, और इन लोगों ने इतना समर्थन देना बंद कर दिया, तो मुगल सल्तनत की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगी थी। तो उस टाइम पे जो किंगडम्स थी ईस्ट कोस्ट में, वो मेनली आपकी मदुरई थी, जहाँ बहुत फेमस जगह है मदुरई साउथ में, और तंजौर थी जहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है अभी। ठीक है, ये तंजौर जो था ये एक तरीके से मराठाओं के लाइन पे था, लाइक मराठाओं का ही इनडायरेक्ट शासन चलता था तंजौर में। और फिर है त्रिकोणोपोली इसे तिरुचिरापल्ली बोलते हैं अभी। ठीक है, एक 3 स्टेट जो है बहुत फेमस स्टेट हुआ करती थी उस टाइम पे साउथ की। अब हम आगे देखते हैं, कर्नाटिक सुल्तान जो थे वो एक हिसाब से देखा जाए ऑफिशियली जो है हैदराबाद के जो निजाम है उनके एक तरीके से क्या कहेंगे आप, चेले टाइप थे। उन्हीं को देते थे, जो कहते थे एक तरीके कठपुतली थे उनके। वो उनको पैसे देते रहते थे, अपना हिस्सा देते रहते थे, निजाम चुप रहते थे। जो कैपिटल थी उस टाइम पे आरकॉट थी, जो कि आरकॉट एक शहर है वेल्लोर शहर के पास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मैप में आप देख रख सकते हैं कि कहां कहां पे निजाम का जो है डोमिनियन था। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, कर्नाटका और यहाँ महाराष्ट्र का औरंगाबाद तक का वाला एरिया, इधर कर्नाटका, इधर आंध्रा वाला एरिया, इन सब पे जो था आधिपत्य जो था एक तरीके से निजामों का था। हैदराबाद रियासत का पूरा इन सब पे आधिपत्य था। तो जब ये सब इधर उधर बिखरने लगा, तो ये सब देखते हुए जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उन ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा, यार अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, दूसरे एरियो में ले जाते हैं, वहां देखते हैं क्या सीन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद धीरे धीरे डिक्लाइन होता दिख रहा था। तंजौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि मराठाओं का रूल चल रहा था उस टाइम पे, तो युद्ध हो जाता है मराठाओं का इनसे, निजामों से इनकी आपस में तो वैसे ही ठनी हुई थी। तो 1743 में सीज ऑफ ट्रिकोनोपोली होती है। इसमें 6 मंथ को ट्रिकोनोपोली को सीज कर दिया जाता है, जिसको तिरुचिरापल्ली बोलते हैं, निजाम आर्मी के द्वारा। फिर मराठा सरेंडर कर देते हैं अपने फोर्ट को,
और निज़ाम गेन कंट्रोल ओवर द कर्नाटिक। फिर पूरे कर्नाटिक रीजन पे जो होता है निज़ाम का कंट्रोल हो जाता है। जो मराठा वाला बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो जाता है। निज़ाम ने पूरी तरीके से कर्नाटिक रीजन को अपने हाथ में ले लिया होता है। तो जब निज़ामों के हाथ में आती है सत्ता, तो ये क्या करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस और जो फ्रेंच हैं, साथ में फ्रांसीसी भी हैं, इनकी एक्टिविटीज को काफी हद तक कम कर देते हैं। इनको लिमिट कर दिया जाता है, इनके एक्सेस को, इनके पोर्ट्स को काफी हद तक कम करने की कोशिश करी जाती है निज़ामों के द्वारा इन स्टार्टिंग। क्योंकि निज़ामों को कहीं ना कहीं पता होता है कि जो एक्सपेंडेशन, इनकी एक्सपेंशन पॉलिसी है, एक्सपेंड करने की पॉलिसीज है ब्रिटिशर्स की और फ्रेंच की, ये आगे चल के हमें ले डूबेगी, हमारी सत्ता बर्बाद कर सकते हैं लोग। तो इस चीज़ का अंदेशा कहीं ना कहीं निज़ाम्स को था, तो वो इनको फिर लिमिट करने लगते हैं, इनके एक्सेसेस को, इनके पोर्ट पे जो एक्सेस थे या ट्रेडिंग एक्सेस थे उसको धीरे धीरे कम करने लगते हैं। अब अगला इसमें मेन जो पहलू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है इंग्लिश फ्रेंच रिवैल्री। अब देखिए, जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पे ब्रिटेन भी है और फ्रांस भी है। अब बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है कि कौन आगे, कौन सुपीरियर, कौन आगे चल के रूल करेगा। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक यूरोप में जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रहा था उसकी वजह से भी पड़ा। 1740 से 1748 के बीच में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया में जो है चल रहा था कि सक्सेसर कौन बनेगा। इस पे एक तबका जो था वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, एक तबका जो था वो फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था। तो वो लड़ाई की शुरुआत वहां से हुई थी लगभग, लेकिन अब वो सुपरमेसी की बात जो है यहाँ इंडिया में भी होने लगी कि साउथ में जो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों लोग हैं, इनमें सुपीरियर कौन है। फ्रांस जो है वो बॉर्बन डायनेस्टी को सपोर्ट कर रहा था, जबकि जो ब्रिटेन था वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी को सपोर्ट कर रहा था कि इनमें से राजा बनेगा, इनमें से राजा बनेगा। इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी। तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन एंड हैब्सबर्ग जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में एक साइड थे, और फ्रांस जर्मन स्टेट, जो जर्मन स्टेट में 3 आते थे, प्रशिया, बावेरिया और सैक्सोनी एंड स्पेन भी उसी का पार्ट था। तो ये जो था ये 3 इसके पार्ट थे। स्पेन एक अलग देश था, स्पेन छोटा सा देश था। ये सब मिलकर ये तीनों देश, जर्मन स्टेट में हमारे 3 देश, और फ्रांस और स्पेन, ये तीनों जो थे एक साइड थे। ब्रिटेन एंड हैब्सबर्ग जो डायनेस्टी थी वो एक साइड थी। ये वॉर ऑफ सक्सेशन ऑस्ट्रिया नाम के देश में चल रही थी, जर्मनी के पास है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है, एक बार मैं आपको ऑस्ट्रिया के बारे में और बता देना चाहता हूँ। ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटा सा देश है, बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ की जो करेंसी, ऑफिशियल करेंसी यूरो है। यहाँ पे सिलिंग नाम की एक करेंसी चलती थी जो कि अभी बैन कर दी गई है। अभी केवल यहाँ पे यूरो चलता है, ठीक है। तो जब यूरोप में चल रहा था कंपटीशन फ्रांस और इंग्लिश के बीच में, ये आते आते पूरे वर्ल्ड में दिखने लगा। आप देख पाएंगे कि इंडिया के भी बहुत सारे भागों में दिखा वही स्ट्रगल सुपरमेसी का, कि हम पावरफुल, ये सब जो है चलता रहा। टू गेन सुपीरियरिटी इन इंडिया, बोथ ऑफ देम यूज्ड द पॉलिटिकल टर्मोइल इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड इंडल्ज्ड इन इंटरनल पॉलिटिक्स। तो आगे चल के इन्होंने क्या किया, देखा कि इंडिया के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। आधे किसी के सपोर्ट हो गए, आधे किसी के सपोर्ट में हो गए, दोनों फिर आपस में भिड़े, आमने सामने हुए, बस ये साबित करने के लिए कि फ्रेंच सुपीरियर है या फिर ब्रिटेन सुपीरियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, सबसे पहले जो है एंग्लो फ्रेंच रिवैल्री जो है, इसकी शुरुआत जो हुई थी कर्नाटिक रीजन में हुई थी, ठीक है। सबसे पहले इसी रीजन में सुपरीमेसी की बातें चलने लगी थी कि कौन सुपीरियर है, कौन सुपीरियर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में देखते हैं। पहला जो कर्नाटिक वॉर हुआ उसकी टाइमलाइन, सबसे मेन चीज है जो याद रखने योग्य है वो आपकी टाइमलाइन वो कब से कब तक चला। तो ये 2 साल तक चला। 1746 से 1748 तक जो है हमारे कर्नाटिक फर्स्ट वॉर चला, ठीक है। अब ये चला क्यों, हाउ इट बेगिंस, हम देखते हैं कि क्या क्या रीजन रहे कि ये क्यों हुआ। इंग्लिश नेवी कैप्चर्ड फ्रेंच मर्चेंट शिप टू प्रोवोक फ्रांस इन एशिया। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे बहुत हरामखोर थे, सालों ने क्या किया, जो फ्रांस की मर्चेंट शिप थी उसको कब्जे में ले लिया, सिर्फ इसलिए कि फ्रांसीसी जो है वो भड़क जाएं अंग्रेजों पर और उनसे लड़ाई करें, क्योंकि वो चाहते थे कि उनसे आके लड़ें, ठीक है। क्योंकि उनका सक्सेशन, जो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन चल रहा था वहां पे वैसे इनकी ठनी हुई थी ऑलरेडी। तो ये चाह रहे थे एशिया वाले रीजन में फ्रांसीसी हमसे कैसे लड़ें, जो हमको मौका मिले और हम इनको मार के भगाएं। तो उनकी बेचारों की एक नेवी शिप थी, मर्चेंट शिप थी, मर्चेंट नेवी की शिप थी, ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थी। वो जहाज पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया जिससे आके फ्रांसीसी इनसे लड़े। और हकीकत ये भी है कि फ्रांस काफ़ी हद तक कमज़ोर था इंडिया के अंदर। अगर देखा जाए, हम ब्रिटेन से कंपेयर करें तो काफ़ी हद तक कंपेयर करने पे हम वीक पाते हैं फ्रांस को। फ्रांस लीड बाय देयर गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स,
रिटेलिएटेड। देखिए डुप्लेक्स जो था उसने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन बाद में उससे कुछ संभला उमला नहीं, तो बाद में सत्ता ने इनको वापस फिर से फ्रांस बुला लिया था। और दूसरा कारण एक ये भी हम कह सकते हैं, तो वो जब गवर्नर बुला लिए गए तो फिर क्या हुआ। और हाँ, एक रीज़न और था जो मैं अभी बता रहा था आपको कि जो फ्रांस था वो एक्चुअली मॉनिटर होता था डायरेक्टली वहाँ के राजा से। जो गवर्नर यहाँ होते थे वो नाम के होते थे, पूरा फैसला वहाँ के राजा से लेते थे। लेकिन ब्रिटेन की एक यहाँ पे कंपनी थी, कंपनी देश को चला रही थी। हाँ, आपको सुनने में बड़ा आजकल अगर हम सुने तो बड़ा अचंभित लगता है, क्योंकि कई बार आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू वगैरह में, इंडियन एक्सप्रेस में, कि कंपनियां देश पे कब्जा करती जा रही हैं। तो लोग हंस भी देते हैं, कहीं कंपनी गुलाम बना सकती है, लेकिन ऐसा हमारा इतिहास रहा है कि एक कंपनी ने ही देश को गुलाम बनाया था। देश तो बाद में एंटर हुआ था 1857 के बाद, 1857 से पहले एक कंपनी का गुलाम था पूरा देश। तो जब डुप्लेक्सी को बुला लिया गया, डुप्लेक्सी के बाद जो दूसरे गवर्नर आए, ला बॉन्ड्रनाइस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, ये फ्रेंच नेम है, ठीक है। ये मॉरिशियस के गवर्नर थे, इनको भेजा गया उसे क्या बोलते हैं, नेवी की हेल्प करने के लिए। और अंग्रेज जो थे उन्होंने अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक, जो आरकॉट के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनसे मदद मांगी, ठीक है। फ्रेंच आज फॉर हेल्प ऑफ चंदा साहब, जो चंदा साहिब थे ब्रदर इन लॉ ऑफ अनवरुद्दीन, उन्हीं के ब्रदर इन लॉ थे, उनसे फ्रेंच ने हेल्प मांगी। और इस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया युद्ध का। तो 1746 में क्या होता है, बैटल ऑफ थोम, सेंट थोम होती है। सेंट थोम बहुत फेमस चर्च है वहाँ पे। ये अद्यार नदी है एक, इसको बैटल ऑफ अद्यार के नाम से भी जाना गया। इसमें क्या होता है, फ्रांस और नवाब अनवरुद्दीन आमने सामने थे। नवाब अनवरुद्दीन जो है इनको बैक करने वाले थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स इनका समर्थन कर रहे थे पूरी तरीके से, नवाब अनवरुद्दीन का, और सामने फ्रांस थे। तो फ्रांस की एक छोटी सी आर्मी ने, हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, एक छोटी सी आर्मी ने, कैप्टन पैराडाइज जो थे उनके चलते हुए, वो फ्रांस के कैप्टन थे, एक छोटी सी आर्मी ने एक बहुत बड़ी आर्मी, जो महफूज खान जिसको लीड कर रहे थे, अद्यार नदी के किनारे, उनको हरा दिया और मद्रास को पूरी तरीके से फ्रांसीसियों ने कब्जे में ले लिया। फिर 1748 में दोनों के बीच में थोड़ा सा समझौता हो गया, एक ट्रीटी हुई, एक्स ला कैपेल, ये भी फ्रेंच नेम है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी साइन हो गई, जिसमें क्या हुआ, मद्रास जो है फिर से हैंड ओवर कर दिया गया ब्रिटिशर्स के, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स ने अमेरिका में जो फ्रेंच टेरिटरीज को कब्जे में ले रखा था, वो ब्रिटिशर्स ने दोबारा से इनको फ्रांसीसीज को दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वॉर से प्रूफ क्या हुआ, क्या निकल के आया इस वॉर से। द सुपीरियोरिटी ऑफ मॉडर्नाइज यूरोपियन आर्मीज ओवर इंडियन ट्रूप्स। हाँ, इंडियन आर्मीज को पता चल गया था कि हमारे बस की कुछ नहीं है इन यूरोपियन आर्मियों के सामने खड़ा होना, क्योंकि इंडिया की जो आर्मी थी हमारी, वो बेचारी लड़ रही थी वही ट्रेडिशनल हथियारों से, और उनके पास मॉडर्न हथियार थे। तो हमें पता चल गया था यूरोप की जो मॉडर्न आर्मी है, इसके आगे हम लोग बहुत हद तक नहीं टिक पाएंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी इन वॉर्स इन सदर्न इंडिया, और नेवी की इंपॉर्टेंस पता चल गई साउथ इंडिया में। हमारे पास नेवी उस समय इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हालांकि फादर ऑफ नेवी, जो फाउंडर ऑफ नेवी है हमारे देश में, उनको शिवाजी महाराज को माना जाता है। शिवाजी पहले राजा थे जिन्होंने नेवी बनाई, लेकिन नेवी में इतना ज़्यादा काम उस टाइम पे नहीं हुआ था। तो हमें ये पता चल गया कि अगर मैं समुद्र में लड़ना है तो नेवी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो कर्नाटिक वॉर हुआ, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इसकी टाइमलाइन थी 1749 से 1754, ठीक है। ये क्यों चालू हुआ, निज़ाम आसफ अली, जो निज़ाम आसफ ज़ा थे वन, उनकी डेथ हो जाती है 1748 में। अब आसफ ज़ा का जो बेटा था नसीर जंग बिकम द न्यू निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये नया निज़ाम बनता है। मुजफ्फर जंग जो था, आसफ ज़ा डॉटर सन, उनका जो उसे क्या बोलते हैं, डॉटर सन्स, जो उनका नाती था, आसफ जा की बेटी का नाती, बेटी का बेटा, तो वो भी, उसका नाम मुजफ्फर जंग था, वो भी बनना चाह रहा था। चैलेंजेस दिस एक्सेशन क्लेमिंग दैट ही हैज बीन अपॉइंटेड द वॉइस रॉय ऑफ डेक्कन बाय द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर के द्वारा उसको वॉइस रॉय डेक्कन का अपॉइंट कर दिया गया। 1748 में क्या होता है, मराठा रिलीज चंदा साहिब, ये वही चंदा साहब हैं, ठीक है, जिनको रिलीज कर दिया गया, जो ब्रदर इन लॉ थे नवाब जो कर्नाटक थे उनके, इनको रिलीज कर दिया गया। हालांकि चंदा साहिब के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि चंदा साहिब ने बोला कि मैं खुद से भाग के आया, ठीक है। लेकिन मानना ये भी है कि मराठाओं ने इसलिए इनको रिलीज किया था कि निज़ामों की आपस में लड़ाई हो जाए और आगे चल के हम इन पे अटैक कर दें और हमारी सत्ता स्थापित हो जाए। इसलिए इनको कई 14-15 साल तक जेल में रखना था इनको, लेकिन 7-8 साल तक इनको जेल में रखा और उसके बाद चंदा साहिब को छोड़ दिया गया। चंदा साहिब चैलेंजेस द अथॉरिटी ऑफ नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटक। अनवरुद्दीन जो थे कर्नाटक के, उनके अथॉरिटी के तहत ये अब ये चैलेंज करने लगे थे कि हम नवाब बनेंगे।
तो जो फ्रांस थे, फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब जो है इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं आपके फ्रांसीसी, और ईस्ट इंडिया सपोर्ट किसको कर रही है? नवाब अनवरुद्दीन को। ठीक है, तो मतलब ये अनवरुद्दीन और नासिर जंग को बिल्कुल आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। इधर चाचा भतीजे को लड़ा दिया, उधर भांजा नाने को लड़ा, नाना और उसे क्या बोलते हैं, नाना और नवासी को लड़ा दिया। तो ये मैटर जो था, दोनों फ्रांसीसी और एक साइड हो गए फ्रांसीसी, एक साइड हो गए आपके ब्रिटिश। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट हुआ, जो फ्रांस थे उसकी तरफ से कौन थे? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स लीड कर रहे थे फ्रांस की तरफ से, और इंग्लिश की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? बहुत महान आदमी हुए अंग्रेजी इतिहास में। एक तरीके से अगर हम देखें तो जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का काम किया गया, या हिंदुस्तान को ट्रेड से कन्वर्ट करके रूल करा इन्होंने, पहले ट्रेडर बन के आए थे, व्यापारी से आगे चल के जो ये हमारे रूरल बने, तो उसका हम पे रूल करने का जो इनका सबसे मेन जो निकल के आया है, वो इसी के दिमाग से निकल के आया है, रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग से। हालांकि इसके बारे में ये भी बातें कही जाती हैं कि ब्रिटेन में एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय था, इसको यहाँ पर भेजा गया कंपनी में, और यहाँ एक उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बन के आता है, और यहाँ से जब वो लौट के गया तो इतना सारा पैसा इसके पास था, कहते हैं कि 3 जहाज भर के यहाँ से पैसा लेकर गया, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पूरी संसद की एक सीट खरीद ली, वहां जाके मंत्री भी बन गया। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वहां संसद की सीट खरीद ली इसने, सारे आदमियों को सोना बांट दिया, सबने इसी को वोट दे दिया और बन गया सांसद। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की एक ऐसी कंपनी थी जो कि जिसकी चाहती थी उसकी ब्रिटेन में सरकार बना देती थी, इतना पैसा हो गया था एक कंपनी के पास। इसीलिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा 1773 से इन्होंने क्यों कंट्रोल करना शुरू कर दिया, रेगुलेट करना शुरू कर दिया ब्रिटेन क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1857 के आते आते पूरा क्राउन के हाथ में चला गया था, कंपनी की सारी पावर छीन ली गई थी। चलिए अभी इसी टॉपिक पे आते हैं। तो आरकॉट में क्या हुआ, चंदा साहिब थे आरकॉट में, और इधर अंग्रेजों की तरफ अनवरुद्दीन और अनवरुद्दीन मोहम्मद अली, ये लोग थे। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग थे, और इनकी तरफ से नासिर जंग थे। ठीक है, अब 1749 में लड़ाई हो जाती है अंबुर में, जो कि वेल्लोर नाम की एक जगह है साउथ में, वहां पे है। ठीक है, तो अनवरुद्दीन क्या होते हैं, वो हरा देते हैं, डिफीटेड एंड किल्ड बाय द जॉइंट फोर्सेस ऑफ द फ्रेंच, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। नासिर जंग मर्डर्ड बाय ए नोबल, नासिर जंग भी मार डाले जाते हैं। फ्रेंच बैग निज़ाम एंड नवाब सक्सीडेड। डुप्लेक्स पावर एट इट्स हाइट, डुप्लेक्स उस समय अपने फिर से स्टार बन गया, अपनी हाइट पे पहुंच गया। अनवरुद्दीन सन्स मोहम्मद अली सिक्स ब्रिटिश सपोर्ट टू कैप्चर थ्रोन ऑफ आरकॉट, आरकॉट जो है वहाँ पे भी कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉसेस एरियाज नियर पौंडीचेरी। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, डुप्लेक्स एकदम पावरफुल हो गया, पूरी कहानी पलट गई, अंग्रेजों की ऐसी तैसी हो गई, फ्रांसीसियों का दबदबा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे अपने एरिया जो खो दिए, पौंडीचेरी का एरिया खो दिया, उड़ीसा के पास के कोस्ट खो दिए, मसूलीपट्टनम खो दिया, जो कि फ्रेंच ने कब्जा लिया। तो अंग्रेजों की इस युद्ध में भी ऐसी तैसी एक तरीके से हो गई, जिनको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया वो बर्बाद हो गए, मार डाले गए, और जिनको फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया डुप्लेक्सी की उसमें लीडरशिप में, वो लोग आगे बढ़े। ठीक, अब जो आएगा अब जो मोमेंट आएगा, उसने इतिहास के पन्नों को एकदम से पलट के रख दिया। रॉबर्ट क्लाइव हीरो बन के निकला इस युद्ध में। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 1751 में एक ऐसा बवाल खड़ा किया, यकीन नहीं मानोगे, ऑलमोस्ट 4000 की सेना थी चंदा साहिब की। चंदा साहिब जो वहां पे, जिनको फ्रेंसीसीज ने, जो फ्रेंच थे, उन्होंने बनाया था वहां का नवाब एरकॉट का, 4000 उनके पास सैनिक थे। तो इसको एक डेयरिंग अटैक भी बोला जाता है, डेयरिंग अटैक ऑफ बाय रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मात्र 210 आदमी लेकर गया और अटैक कर दिया 4000 लोगों की आर्मी पर, जो कि चंदा साहिब की आर्मी थी, और सबको हरा के फतेह कर लिया, जीत लिया, पूरे आरकॉट को कैप्चर कर लिया। अब ये जब इंसिडेंट हुआ तो इंग्लैंड में वाहवाही मचेगी, बताओ यार, साला पूरे फ्रांसीसी और निजाम एक तरफ और हमारा रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ, 210 आदमी 4000 आदमियों पर भारी पड़ गए, और उनसे 53 दिन तक लड़ते रहे। फिर 1752 में क्या होता है, मैसूर और तंजौर और मराठा, ये जो है ये आ गए किसके सपोर्ट में, क्लाइव के सपोर्ट में। ठीक है, और इन्होंने चंदा साहिब और फ्रेंच पे फिर से ऐसी तैसी मार दी, इनकी त्रिकोणोपोली जो है वहां पे अटैक कर दिया, और कावेरी पक्कम में अटैक कर दिया। चंदा साहिब को फाइनली मार डाला तंजौर में, और मोहम्मद अली बिकम्स नवाब ऑफ आरकॉट, फिर से मोहम्मद अली को आरकॉट का नवाब बना दिया गया। फिर 1754 में क्या होता है, डुप्लेक्स रिकॉल टू फ्रांस बाय हिज बॉसेस, उसके जो मेन थे उन्होंने बोला, यार तुमने स्टार्टिंग में पहले सही किया था, फिर से तुम बवाल कर रहे हो, तुमसे कोई जंग वंग जीती नहीं जा रही, तुम हो गए हो बेकार, तुम फिर से आ जाओ फ्रांस। हालांकि बहुत बड़ी गलती थी फ्रांसीसियों की, अगर फ्रेंच
उस टाइम चाहते फ्रेंच क्राउन चाहता कि डुप्लिक्स यहाँ पे रहे, और डुप्लिक्स बहुत अच्छा कमांडर था, हालांकि वो बहुत सारे युद्ध हार गया बाद में, लेकिन अगर वो यहाँ पर रहता तो हो सकता है आज इतिहास कुछ और होता और इंडिया का इतिहास आज कुछ दूसरी तरीके से लिखा गया होता। अब 1754 में एक पौंडीचेरी में एक ट्रीटी साइन होती है। इस संधि में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं, ठीक है। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं, जो तीसरा कार्नेटिक युद्ध हुआ। इसकी जो टाइम लाइन है ये भी याद रखने योग्य, 1758 से 1763 के बीच में चला। 1756 से 1763 के बीच तक जो 7 साल का वॉर चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, एक दूसरे के बीच, उसी का एक तरीके से कह सकते हैं रिजल्ट है थर्ड कार्नेटिक वॉर। 1758 में क्या होता है, फ्रेंच आर्मी कैप्चर्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज फोर्ट एट विजयनगरम एंड सेंट डेविड। ये दो जगहों पे क्या किया, ये देखो एक दूसरे की उंगली करते रहते थे कि हाँ वो उसे परेशान कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। 1758 में फ्रांसीसियों ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक किला था विजयनगरम में, उसे कैप्चर कर लिया, कब्जे में ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेलिएटेड बाय ड्रॉनिंग फ्रेंच शिप एट द मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में जो फ्रांसीसियों की जो शिप पड़ी हुई थी उनको खदेड़ना वहां पे उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, तुम्हारी जो यहाँ शिप पड़ी, हम साला इनको भगाएंगे यहाँ से, उन्होंने उधर से खदेड़ना शुरू कर दिया, और फ्रांसीसियों ने क्या किया, इन्होंने फोर्ट पे उनके कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट्स फ्रेंच एंड एक्सपेल फ्रॉम देम फ्रॉम बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो बंगाल में फ्रांसीसियों का जितना कब्जा था वहां पे इनको भगा दिया मारपीट के। वहां पे एक चंदरनगौर है, चंदरनगर था असल में, इसको फ्रांसीसी चंदरनगर बोल नहीं पाते थे, चंदरनगौर और कासिम बाजार और बालासोर है, ये 3 ऐसे प्लेस थे, यहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों को भगा दिया। तो जो चंदरनगौर था उसको बहुत तरीके से बॉम्बार्डिंग हुई, बम डाले गए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर नॉर्दर्न सिरकास फ्रॉम द हैदराबाद निजाम, ठीक है। और 1760 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वैंडीवास होता है, इसको वंदीवास भी बोलते हैं। फ्रेंच डिफीटेड हैवीली, ठीक है, फ्रांस को हरा दिया गया। 1761 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर पौंडीचेरी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया। 1763 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि होती है। फ्रेंच अलाउड टू रिटेन फैक्ट्रीज इन पौंडीचेरी एंड चंदरनगौर बट नो मिलिट्री एक्सपेंशन फर्दर। फ्रांसीसियों को ट्रीटी ऑफ पेरिस में अलाउ कर दिया गया कि तुम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री तो डाल सकते हो चंदरनगौर और पौंडीचेरी में, लेकिन आर्मी नहीं रख सकते। फ्रेंच पावर डिमोलिश्ड इन इंडिया, एक तरीके से कहते सकते हैं फ्रेंच पावर जो है डिमोलिश हो गई पूरे देश में। इवन आफ्टर वॉर्स, युद्ध के बाद भी फ्रांसीसी ट्राई करते रहे इंडिया में ब्रिटेन का डोमिनियन थोड़ा कम हो, अलग अलग लोग को हेल्प करके, जैसे टीपू सुल्तान बहुत फेमस एग्जांपल है, लेकिन फाइनली फ्रांसीसी फेल रहे और ब्रिटिशर्स आगे निकलते रहे। हम कॉजेस देखेंगे फ्रांसीसियों के फेल होने के कारण क्या कह रहे हैं। कारण ये रहे, पहली बात तो इनकी नेवल सुपीरियरिटी ऑफ द इंग्लिश, जो इंग्लिश थे उनके पास जो नेवी थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं था यहाँ पे आर्मी लड़ रही थी, जबकि ब्रिटेन का सीधा सपोर्ट था। फ्रेंच हैड सपोर्टेड फ्रॉम लोकल्स ओनली इन द डेक्कन, वहां के जो लोकल लोग थे वही सपोर्ट कर रहे थे दक्षिण के, और इंग्लिश जो थे उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था, बहुत अच्छा बेस था बंगाल के अंदर। इंग्लिश हैड 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, बट फ्रेंच हैड ओनली 1 पौंडीचेरी। इनका जो कोस्टल एरिया है केवल पौंडीचेरी में एक ही इनके पास कोस्ट था, एक ही बंदरगाह था, जबकि अंग्रेजों के पास देखा जाए तो कलकत्ता में भी था, बॉम्बे में था, मद्रास में भी था, तीनों बड़े शहरों पे अंग्रेजों का कब्जा ऑलरेडी था। और तीसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी आता है उनके जनरल्स में, इनके विचारों में, क्योंकि फ्रांसीसी जो थे वो एकदम से अपने जैसा बनाना चाहते थे, हमारी भाषा बोलो, हमारा धर्म अपनाओ, सब कुछ हमारे जैसे करो, हमारा खाना खाओ। लेकिन अंग्रेज जो थे वो थोड़ा सेकुलर टाइप थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी खाओ, भाड़ में जाओ। हम एक आदमी को जमींदार बना देते थे, वो हम अपना टैक्स वसूल कर उनको पहुंचा दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या खा रहा है, क्या पैदा कर रहा है। लेकिन फ्रांसीसियों का इससे लेना देना था, लड़के गोरे होने चाहिए, बड़े अजीब अजीब तरीके का रेस्ट्रिक्शंस थे उनके। तो जनता जो थी वो भी इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी फ्रांसीसियों का। इंग्लैंड विक्ट्री इन द यूरोपियन वॉर डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। और जो यूरोपियन वॉर चल रही थी उसमें जो इंग्लैंड की विक्ट्री हुई उसने भी एक तरीके से डिसाइड कर दिया था कि किसकी डेस्टिनी है इंडिया में कौन आके अपना कब्जा जमाएगा। तो इस तरीके से आज ये कार्नेटिक वॉर तीनों मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही अगर वीडियो और आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।